हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 के बारे में बताऊंगा। तो मैं बहुत छोटा रखूंगा इस वाले वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। मेनली जो चीज़ पता होनी चाहिए या जो चीज़ याद रह जाती है उन चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। तो EC2 है क्या? बेसिकली देखो, मैंने ये जो यहाँ पे लिख रखा है कि EC2 इज़ नथिंग बट अ रेंटिंग वर्चुअल मशीन्स। आप ये समझिए कि एक तरीके का हमने क्लाउड पर एक बॉक्स ले लिया। जैसे आप कोई अपना लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप भी क्या एक तरीके की मशीन है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपका CPU होता है। जैसे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, एक मशीन है जिसके अंदर OS है, CPU है, रैम है, स्टोरेज है। तो ऑल दीज थिंग्स होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या है कि ये आपकी कोई, जैसे लैपटॉप तो आपका एक फिजिकल मशीन है, हार्डवेयर है जो आपके पास है, बट ये वर्चुअल मशीन मतलब एक कहीं पे कोई स्पेस है हमारे पास क्लाउड में जो हमने आपको एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी एक मशीन ही होती है, ये भी एक तरीके का स्पेस ही होता है, बट ये वर्चुअल स्पेस है। आप उसे ले सकते हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो एंड देन आप उसे कभी भी जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वो फिर दोबारा से वो स्पेस जो है किसी और को भी एलोकेट हो सकता है। सो दैट इज़ द दिस वर्चुअल मशीन। अब मैं बात करता हूँ EC2 इंस्टेंस एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। तो AWS के अंदर 3 टाइप की सर्विसेज होती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो EC2 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। सेकेंड थिंग इसमें देखो, मैंने लिखा है स्टोरिंग डेटा ऑन ए वर्चुअल ड्राइव। हम जो है वर्चुअल ड्राइव्स पे डेटा स्टोर करते हैं। मतलब अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ना, जैसे मैंने EC2 इंस्टेंस लिया तो EC2 इंस्टेंस के साथ एक इंस्टेंस स्टोरेज आता है। जैसे आपने अपना लैपटॉप लिया, अब लैपटॉप के साथ आपके साथ एक मेमोरी आती है, आपने SSD लगाया। अब SSD क्या है? ये आपके लैपटॉप की एक तरीके से मेमोरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई EC2 इंस्टेंस लिया है तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट तरीके के स्टोरेज होते हैं। तो एक होता है हमारे पास EBS, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ये भी हमारे पास होता है, ये वर्चुअल ड्राइव्स के थ्रू होता है हमारे पास, कि मतलब ये स्टोरेज कहीं और पड़ा हुआ है बट थ्रू द नेटवर्क हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क अटैच्ड EBS एंड EFS। तो EFS होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम एंड EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसमें मैंने हार्डवेयर का भी लिखा है कि EC2 इंस्टेंस स्टोरेज। ये क्या होता है? ये उस इंस्टेंस के साथ ही स्टोरेज अवेलेबल होती है। इसके बाद हम थर्ड चीज़ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लोड अक्रॉस ELB। इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है कि मैंने मल्टीपल EC2 इंस्टेंस लगा दिया और एक मैंने लोड बैलेंसर लगा दिया जो मेरा ट्रैफिक को रूट कर रहा है कि भाई कितने इंस्टेंस लगे हुए हैं तो मुझे किसके पास लोड को भेजना है। अगर कोई इंस्टेंस के ऊपर ज़्यादा लोड है तो मैं ट्रैफिक को किसी दूसरे इंस्टेंस पर रिडायरेक्ट कर दूँ। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हम ELB के थ्रू करते हैं। इसके अलावा होता है हमारे पास ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो लेट सपोज अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो मैंने EC2 इंस्टेंस बढ़ा दी है ताकि मेरा जो लोड है वो मेंटेन हो सके, मैं इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। और ऐसे ही जैसे जब मेरा कम लोड हो गया तो मैंने उस वाली चीज़ को जो है कम कर दिया अपने EC2 इंस्टेंस को। तो वो आता है हमारे पास ASG के अंडर में। नाउ अब जैसे मैंने मशीन की बात करी, तो मशीन में क्या होता है कि ये जो मशीन है ये रेंट पर अवेलेबल होती है। हम इसके लिए कुछ हम पे फ्री वर्जन्स भी होते हैं, जैसे T2.micro है। अगर मैं वो ले लूँगा तो वो मेरे पास फ्री वेयर होता है। अदर देन दैट मुझे अगर कोई भी मशीन लेनी है तो उसके लिए मेरे पास चार्ज लगता है, AWS उसके लिए चार्ज करता है। मशीन के अंदर मैं छोटा सा इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे लिनक्स, मैक, विंडोज़। मैं कौन सी मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ ये मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर मैं उस टाइप की मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। CPU कंप्यूट पावर कितने कोर्स की है ये सब हमारे पास पता होना चाहिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कितनी मुझे उसे देनी है। स्टोरेज 2 तरीके की होती है, जैसे मैंने बताया, एक हार्डवेयर स्टोरेज, एक नेटवर्क स्टोरेज। EBS एंड EFS आता है मेरा नेटवर्क के अंदर और हार्डवेयर आता है मेरा इंस्टेंस स्टोर के अंदर। नेटवर्क कार्ड होता है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ कार्ड होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे नेटवर्क कार्ड क्या होता है, हमारे पास आगे आएगा ये। इसके अलावा हमारे पास होता है फायरवॉल रूल्स, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है कि मैंने EC2 इंस्टेंस से पहले ये लगा दिया कि भाई कौन से पोर्ट से जो है मैं इस पर ट्रैफिक अलाउ करूँगा और कौन से पोर्ट से जो है इसका ट्रैफिक आउटबाउंड होगा, मतलब किसके थ्रू ये हमारा एक्सेसिबल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आती हैं।
एक हमारे पास होता है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है और मुझे एक ही तरीके के 10 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं और मुझे उसके ऊपर एक ही स्क्रिप्ट रन करनी है। लेट्स सपोज मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर लोड होने चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं उसके लिए एक बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट लिख दूंगा और जैसे ही मैं इंस्टेंस को लोड करूँगा तो मैं ये स्क्रिप्ट चला दूंगा एट द फर्स्ट लॉन्च। तो ये हमारे पास अंडर आता है EC2 यूज़र डेटा के अंदर। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे साइज़ लिया हुआ है जैसे कि M5.2x लार्ज, ये नाम है मेरे EC2 इंस्टेंस का। पर्टिकुलर ये टाइप है, तो इसमें M जो है डिक्लेयर करता है इंस्टेंस क्लास को, 5 डिक्लेयर करता है जनरेशन को, एंड कितना साइज़ है उसका वो हमारे पास डिक्लेयर होता है 2x लार्ज से। इसके बाद EC2 इंस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, मेरे पास 7 टाइप के EC2 इंस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है जर्नल पर्पस, जिसके अंदर मैं टेक केयर करता हूँ परफॉर्मेंस, बेसिकली कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्किंग। इन तीनों का बैलेंस मुझे बना के रखना होता है तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस गेट कर पाऊँगा। तो अगर मेरे पास मुझे ऐसा इंस्टेंस चाहिए जिसमें मुझे कंप्यूटेशन भी चाहिए, मुझे मेमोरी भी चाहिए और नेटवर्किंग भी चाहिए, तो आई विल प्रेफर टू गो विद जर्नल पर्पस EC2 इंस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा सेकंड होता है मेरे पास कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मतलब जहाँ पे मुझे हाई थ्रूपुट चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे मेरे पास बैच प्रोसेसिंग्स हैं या फिर मेरे पास जो है वेब सर्वर्स हैं, कुछ मेरे पास डेडिकेटेड गेमिंग सर्वर्स हैं जहाँ पे मुझे बहुत हाई कंप्यूटिंग करनी है, उसके लिए मैं फिर कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड लूँगा। थर्ड वन होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जहाँ पे मेरे को बहुत लार्ज डेटा सेट के साथ प्ले अराउंड करना है तो मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड के साथ जाऊँगा। फोर्थ मेरे पास होता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, जब मुझे बहुत लार्ज डेटा को कहीं पे स्टोर करना है देन आई विल गो विद द स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। इसके अलावा हमारे पास 3 और होते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, इंस्टेंस फीचर एंड मेजरिंग इंस्टेंस परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, जैसा मैंने बताया कि EC2 इंस्टेंस से पहले मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया। इसमें इनबाउंड ट्रैफिक होता है, आउटबाउंड ट्रैफिक होता है। इनबाउंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है और आउटबाउंड जो है वो ऑथराइज्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये हमारे अलाउ करते हैं कि किस पोर्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ EC2 इंस्टेंस को और किस पोर्ट के थ्रू जो है मेरा डेटा बाहर जा सकता है। ये सारा मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर डिक्लेयर करता हूँ। इसके अलावा ये एक तरीके का फायरवॉल की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे IPs को भी ऑथराइज्ड कर सकता हूँ कि कौन से IP के थ्रू मैं अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ। प्लस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफरेंस बाय IP और अदर सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो मैं यहाँ पे अदर सिक्योरिटी ग्रुप्स भी मेंशन कर सकता हूँ, IPs भी मेंशन कर सकता हूँ, एंड कैन बी अटैच टू मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, ये मैंने एक बार क्रिएट कर दिया, ये मैं एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। तो दैट इज़ अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पोर्ट लिखे हुए, जैसे 22 पोर्ट होता है वो SSH के लिए होता है, सेम 22 पोर्ट मैंने SFTP के लिए भी लिखा हुआ है। ये भी इंटरनली SSH यूज़ कर रहा है बट फॉर अपलोडिंग द फाइल। प्लस मेरे पास 21 होता है जिसके थ्रू मैं FTP है, अपलोड फाइल्स इनटू द फाइल शेयर। 80 मेरा HTTP होता है, एक्सेस अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स। 443 HTTPS, एक्सेस सिक्योर्ड वेबसाइट्स। एंड 3389 RDP है, जिसे हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद है मेरे पास EC2 इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन। अच्छा, अब क्या है कि मैं कैसे परचेज करूँ EC2 इंस्टेंस को। तो देखो, इसमें हमारे पास 7 टाइप के होते हैं। ऑन डिमांड, जब मुझे ज़रूरत आई मैंने फुल अमाउंट दिया, खरीद लिया। रीयूज्ड, और बेसिकली इट इज़ रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि मैंने प्री प्लान करके कुछ रखा और मैंने अपने लिए रिजर्व करा लिया, तो इसमें मेरे को कॉस्ट कम पड़ती है। सेविंग प्लान, जिसे मैंने पर आवर पे बुकिंग कराई, मुझे 1 घंटे के लिए चाहिए, मैंने 1 घंटे के लिए बोला भैया कितने पैसे लोगे, मेरे को दे दो, मैं 1 घंटे में आपका रूम खाली कर दूँगा। प्लस स्पॉट इंस्टेंस, मैं गया होटल में, मैंने कहा जो भी आपके पास रूम अवेलेबल हो किसी भी टाइप का मेरे को वो दे दो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो वो मेरे पास होता है स्पॉट इंस्टेंसेस। डेडिकेटेड होस्ट होता है, मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मैंने एक्वायर कर ली। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर किसको कब किसको कहाँ पे ठहरा रहा हूँ, क्या हो रहा है, दैट इज़ मीन्स डिसाइडेड बाय मी। कैपेसिटी रिजर्वेशन, मैंने कैपेसिटी में बुक कर लिया, अब वो रूम मेरा हो गया, अब मैं उसके अंदर किसी को रोकूँ नहीं रोकूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। स्पॉट फ्लीट्स होता है जो स्पॉट इंस्टेंसेस और ऑन डिमांड का कॉम्बिनेशन होता है, बट ऑन डिमांड इसमें ऑप्शनल होता है। प्लस हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास आता है IPv4 एंड IPv6। IPv4 के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो IP एड्रेस जो होते हैं वो 3.7 बिलियन IP एड्रेसेस होते हैं। IPv6 जो है मेनली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सपोर्ट करने के लिए आया है, इसके अंदर हम बहुत सारे IP एड्रेसेस होते हैं बेसिकली।
प्लस हमारे पास है पब्लिक, प्राइवेट एंड इलास्टिक। पब्लिक क्या होता है बेसिकली? पब्लिक हम यहाँ पे बात करें नेटवर्क की। पब्लिक नेटवर्क होता है जो हमारे पास वेब सर्वर के थ्रू और इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टेड होता है, वो होता है हमारे पास पब्लिक नेटवर्क। प्लस हमारे पास पब्लिक आईपी भी होती हैं। पब्लिक आईपी हम जनरेट करते हैं फॉर पब्लिक नेटवर्क के लिए। प्लस एक और चीज़ है, जब मैं EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट करूँगा और स्टॉप करूँगा उस टाइम पे मेरा पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। सिमिलरली एक मेरे पास प्राइवेट आईपी होता है जो विद इन अ नेटवर्क होता है मेरे पास, और मेरे पास जैसे 2 नेटवर्क हैं सपोज करो, तो मेरा सेम आईपी भी हो सकता है प्राइवेट आईपी फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स। एक हमारे पास इलास्टिक आईपी होता है। इलास्टिक आईपी होता है कि जैसे मैंने स्टार्ट करा और स्टॉप करा, मेरा पब्लिक आईपी चेंज हो गया, बट मैं चाहता हूँ मेरा आईपी चेंज ना हो, तो उस वाले केस में मैं इलास्टिक आईपी बना सकता हूँ और वो इलास्टिक आईपी मैं EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट स्टॉप करूँगा तो मेरा वो इलास्टिक आईपी जो है उसी को पॉइंट करेगा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा जैसे मेरा पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्लेसमेंट ग्रुप। प्लेसमेंट ग्रुप क्या है बेसिकली? ये एक तरीके की प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी है कि मुझे EC2 इंस्टेंस कैसे बनाने हैं। अब देखो, क्लस्टर होता है, एक स्प्रेड होता है, पार्टीशन होता है, 3 टाइप के प्लेसमेंट ग्रुप होते हैं। क्लस्टर के अंदर क्या है कि जैसे मुझे कोई बिग कंप्यूटेशन करनी है, कोई हैवी कंप्यूटेशन करनी है, तो मैंने फटाफट से क्या करा, एक EC2 इंस्टेंसेस लिया और मैंने उन सबको कंबाइन करा, कनेक्ट करा, अपना कुछ काम करा एंड देन मैंने उसे रिलीज़ कर दिया। जैसे मुझे कोई 2-3 दिन में अपनी कोई काम या एक्टिविटी फिनिश करनी है, तो मैंने छोटे टाइम के लिए लिया और मैंने हाई एंड वर्क करके मैंने उसे फिनिश कर दिया अपने काम को। तो उस वाले केस में क्लस्टर काम करता है। स्प्रेड क्या होता है? जैसे मेरे को अगर ये चाहिए कि मेरी जो वेबसाइट है वो मेरी अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हो, तो मैं क्या करूँगा, उसको जो है मल्टीपल एजीज के अंदर, अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर मैं उसे अवेलेबल करा दूंगा और मल्टीपल इंस्टेंसेस मैं उसके बना दूंगा। तो अगर मेरा एक अवेलेबिलिटी जोन फेल होता है या कोई मेरा पर्टिकुलर इंस्टेंस फेल होता है, तो मेरा दूसरा इंस्टेंस अवेलेबल है जो मेरी रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है। थर्ड होता है पार्टीशन। पार्टीशन में बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मैं 7 पार्टीशन बना सकता हूँ और उस पार्टीशन के अंदर भी मैं डिफरेंट EC2 इंस्टेंस एज अ क्लस्टर रख सकता हूँ, जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा। तो अब मेरा हाई कंप्यूटेशन भी हो रहा है, पार्टीशन भी बना हुआ है। नाउ अगर मेरा एक पार्टीशन फेल हो रहा है तो दूसरा पार्टीशन अवेलेबल है उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ताकि मैं उसे वहाँ से एक्सेस कर पाऊँ। सिमिलरली अगर मेरा अवेलेबिलिटी जोन भी फेल हो रहा है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मेरे पास पार्टीशन अवेलेबल है जहाँ से मैं उस वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास आता है ENI, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी नेटवर्क कार्ड की बात करी थी ना, तो ऐसे ही क्या होता है, मैं जैसे कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ तो उसके साथ मेरे पास कुछ नेटवर्क पॉलिसी होती है जो मैं उसके साथ अटैच करता हूँ। तो वो पॉलिसी जो है, अब मेरे पास माना मैंने स्टार्ट स्टॉप करा तो, या मेरा वो इंस्टेंस जो है वो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो नेटवर्क पॉलिसी उसी के साथ मेरे साथ चली जाती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक ENI बना लूँगा ताकि वो मेरे पास सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं जिनको मैं जिस भी EC2 इंस्टेंस के साथ चाहूँ तो मैं अटैच कर सकता हूँ। तो मेरा जो है वो जो काम था वो मेरा बहुत सेव हो गया कि मैंने जो डिसाइड करा था या जो मैंने बनाया था वो मेरे पास कहीं पे सेव है और मुझे दोबारा उस वाली चीज़ को नहीं बनाना पड़ रहा, मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। रीयूज़ के पर्पज़ से मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो ये जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने EC2 इंस्टेंस लिया हुआ है, प्लस यहाँ पे मेरा प्राइमरी ENI है, ये तो मेरे साथ इस EC2 के साथ आता ही आता है। सेकेंडरी ENI जो है ये मेरे पास ENI है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, जो मैंने खुद से बनाया है। सो वी कैन क्रिएट एंड इफ EC2 फेल्स वी कैन अटैच इट टू अनदर EC2। इट इज़ बाउंड टू ए स्पेसिफिक AG, ये पर्टिकुलर AG के लिए ही बाउंड होता है, मैं किसी दूसरे AG में इसे नहीं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है EC2 हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है कि मैंने जब मशीन को, जैसे मैंने बात करी थी, स्टार्ट और स्टॉप करता हूँ, मैंने स्टॉप करा फिर स्टार्ट करा, मेरा पब्लिक IP चेंज हो गया। प्लस इस चीज़ में एक और प्रॉब्लम आती है कि मेरा ना वो स्टार्ट होने में टाइम लेता है। तो अब मैंने किसी चीज़ को मुझे यूज़ नहीं करना था, मैंने जो है उसे स्टॉप कर दिया, फिर मैंने उसे स्टार्ट करा, उसमें टाइम बहुत लगेगा। लेकिन हाइबरनेट के थ्रू मैं क्या करूँगा कि देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास रैम है EC2 इंस्टेंस में, जब मुझे इसे स्टॉप करना है तो ये रैम जो है मेरी EBS के अंदर चली गई, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर। तो जब कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो गया तो मेरे पास रैम यहाँ पे सेव्ड है EBS के अंदर। जब मैं इसे अगेन स्टार्ट करूँगा, ये यहीं से इस वाली रैम को उठाएगा, तुरंत इसे EC2 में डाल देगा और मेरे इंस्टेंस को अप कर देगा। तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत फास्ट होता है, EC2 इंस्टेंस मेरे लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, हाइबरनेट नॉट मोर देन 60 डेज, हम 60 दिन से ज़्यादा हाइबरनेट नहीं करके रख सकते। रैम स्टेट टू रिटर्न टू ए फाइल इन द रूट EBS वॉल्यूम, द इंस्टेंस बूट इज मच फास्टर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हाइबरनेट के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। नाउ हम आगे चलते हैं।
तो आगे में है हमारे पास EBS वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम क्या होता है, ये एक तरीके की नेटवर्क ड्राइव है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। प्लस मेरे पास क्या होता है, मैं अटैच कर सकता हूँ इसको एक इंस्टेंस के साथ ही। तो इसमें मैं अटैच कर सकता हूँ एक मेरे पास IO2 टाइप का EC2 इंस्टेंस होता है, जिसे मैं मल्टीपल EC2 के साथ भी अटैच कर सकता हूँ, बट मैं एक EBS को एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकता हूँ। ये एक तरीके का नेटवर्क ड्राइव के थ्रू कनेक्ट होता है, फिजिकल कोई ड्राइव नहीं होती इसकी। और इसके अंदर जो है ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन के अंदर ही अवेलेबल होता है EBS, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मेरे को इस वाली EBS को जो है किसी और अवेलेबिलिटी जोन में ले जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसका स्नैपशॉट बनाना होगा एंड देन मैं उस वाले स्नैपशॉट को कहीं भी ले जा सकता हूँ EBS के दूसरे में कॉपी कर सकता हूँ एंड देन मैं वहाँ जाके इसे यूज़ कर सकता हूँ। EBS एनक्रिप्शन क्या होता है, EBS एनक्रिप्शन अगर मेरे को अपने एक तरीके का स्टोरेज डेटा है, मैंने कहीं भी कोई स्टोर कर रखा है, बट मेरा वो डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है, मुझे एनक्रिप्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक स्नैपशॉट बनाऊंगा, फिर मैं उस स्नैपशॉट के थ्रू उसे एनक्रिप्ट करूँगा एंड देन फिर मैं उसे रिस्टोर करूँगा। ये वे होता है मेरे पास कैसे मैं उसे एनक्रिप्टेड कर सकता हूँ अगर मेरे पास EBS एनक्रिप्टेड नहीं है तो। प्लस स्नैपशॉट क्या होता है, कॉपी बनाना, कहीं और पे अवेलेबिलिटी जोन और रीजन में कॉपी करना। इसके बाद मेरे पास आता है AMI, अमेजॉन मशीन इमेज। ये क्या होता है, जब मेरे को अपना खुद का कस्टम EC2 बनाना होता है, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, जाओगे और EC2 इंस्टेंस को लोगे तो AWS ने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के EC2 इंस्टेंस बना रखे, जैसे मैंने आपको 7 टाइप्स बताए थे। अब उसमें से आपको कौन से टाइप का EC2 इंस्टेंस चाहिए, उसके अंदर भी आप जाओगे तो मल्टीपल EC2 इंस्टेंस अवेलेबल है, माइक्रो, लार्ज, एक्स लार्ज, 8x लार्ज, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पर्पस पूरा हो जाता है। बट अगर कभी आप अपने आप से खुद अपनी मशीन बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविज़न दिया है कि आप अमेजॉन मशीन इमेज को यूज़ करो, AMI को यूज़ करो एंड आप उससे बना सकते हो अपनी कस्टमाइज्ड EC2। अब इसमें भी इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। देखो, पहला है पब्लिक, ये AWS ने प्रोवाइड करे हुए हैं AMI बना करके कस्टमाइज्ड, आप इनकी भी यूज़ कर सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो, ओन, मेक योर ओन एंड मेंटेन बाय योर सेल्फ। प्लस AWS मार्केट प्लेस के अंदर भी होता है, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई और आपने उसको मार्केट प्लेस में अवेलेबल करा दी कि भाई देखो मैंने इतना बढ़िया EC2 इंस्टेंस बनाया, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसे डिफरेंट तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। तो वो भी जो है हम किसी दूसरे का बनाई हुई चीज़ को भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसे सेल करता है बेसिकली, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और हम उससे पैसे दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ AMI के बाद इलास्टिक EC2 इंस्टेंस स्टोर की। ये मैंने बता दिया, EC2 इंस्टेंस स्टोर, मैंने कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाया, उसकी जो इंटरनल मेमोरी होती है, हार्डवेयर होता है, हार्ड ड्राइव होती है बेसिकली, दैट कम्स अंडर द इंस्टेंस स्टोर। इसके अंदर मेन इसका पर्पस क्या होता है, इसका जो IOPS होता है ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये बहुत हाई होता है, जबकि EBS का इतना हाई नहीं होता। EBS के देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, GP2, GP3, IO1, IO2, STL एंड SCL। नाउ अगर मैं देखता हूँ तो इसमें देखो 16,000 IOPS है, इसमें मोर देन 16,000 IOPS है IO2 में, इसमें जो है 500 IOPS है, इसमें 250 IOPS है। और अगर मैं इसके अंदर बात करूँगा तो इसके अंदर बहुत हाई होता है, 32,000 से भी बहुत ज़्यादा होता है IOPS। तो अगर मेरे पास मुझे कहीं पे जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड बहुत हाई चाहिए, देन आई विल प्रेफर टू गो विद EC2 इंस्टेंस स्टोरेज। ओके, अदर देन दैट ये जो मैंने GP2 GP3 की बात करी थी, ये जर्नल पर्पस है, जो बैलेंस बना के रखता है प्राइवेसी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो मुझे कौन सा EBS सेलेक्ट करना है, उसमें किस टाइप का लेना है, वो मैं बात कर रहा हूँ अभी। प्लस ये जो दोनों वॉल्यूम होती हैं, ये बूट वॉल्यूम्स होती हैं, मतलब मैं इसके अंदर अपनी रैम को स्टोर कर सकता हूँ और जब भी कभी मतलब हाइबरनेट स्टेट में इसमें अचीव कर सकता हूँ। बट ये जो SSD होती हैं, इनके अंदर मैं नहीं अचीव कर सकता। प्लस ये जो लो कॉस्ट होती हैं, ये मेरे पास इंटेंसिव वर्क के लिए होती है, STL और SCL मेरे पास एक्यूज्ड वर्क के लिए होती है, मतलब लेस फ्रिक्वेंटली मैं उसे यूज़ करता हूँ, तो लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड वर्कलोड, ठीक है। और ये मेरे पास लो लेटेंसी बट हाई थ्रूपुट के लिए होता है IO1 एंड IO2। बहुत हाई परफॉर्मेंस जब मुझे चाहिए होती है, देन आई विल गो विद IO1 एंड IO2। और IO2 के अंदर तो जो है ना, मैं मल्टी अटैच भी कर सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा EC2 इंस्टेंस के साथ भी मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। प्लस अब हम चलते हैं EFS के अंदर। EFS क्या होता है मेरे पास, EFS एक तरीके का इलास्टिक फाइल सिस्टम है, ये मेरे पास हो गया। ये मेनली हम यूज़ करते हैं जब मुझे अपने स्टोर को एक से ज़्यादा EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करना है और मेरे को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर या मल्टीपल रीजन के अंदर मैं सेम ही EFS को रेफ़र कर सकता हूँ। तो मेनली जैसे मेरे पास कंटेंट मैनेजमेंट है, वेब सर्विंग है या डेटा शेयरिंग है, वर्डप्रेस है,
इन सब चीज़ों के लिए जो है मैं EFS को रेफ़र करता हूँ। इसके अलावा वी कैन वर्क विद मल्टी एजी, हाईली अवेलेबल, स्केलेबल, बट ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस EC2 इंस्टेंस। थैंक यू गाइस, बाय बाय।